हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रागनी सिंह और आज हमारा जो टॉपिक है वो है ईवीएस में एनसीईआरटी क्लास 1 to 5, जिसमें मैंने 4th क्लास में कुछ चैप्टर कवर करा दिया था और यहाँ पर मैं कुछ चैप्टर लेकर आई हूँ, तो आप लोग इस वीडियो को देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे एग्ज़ाम यानी कि सीटेट के एग्ज़ाम में ईवीएस से कुल 13 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 30 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 15 क्वेश्चन हमारे रहते हैं ईवीएस एनसीईआरटी से, यानी जो 1 to 5th क्लास की है, और जो 15 क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं शिक्षण से। तो आइए हम देखते हैं कि हमारे सीटेट एग्ज़ाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन सा चैप्टर हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अगला हमारा चैप्टर है अनीता की मधुमक्खियाँ। क्या नाम है चैप्टर का? अनीता की मधुमक्खियाँ। इसमें बताया गया है कि अनीता के घर से लेकर स्कूल तक उसके जीवन के बारे में बताया गया है कि कैसे कैसे वो मधुमक्खी का पालन करती है, कैसे कैसे स्कूल जाती है। तो इसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है, यानी इस चैप्टर का नाम है अनीता की मधुमक्खियाँ। स्कूल से मधुमक्खी पालन तक। हमारे इलाके में बहुत सारे लीची के पेड़ हैं, यानी कि हमारे जो मधुमक्खी पाला जाता है वो किस पेड़ पर पाला जाता है? तो वो हमारा है लीची का पेड़। किसका पेड़? लीची का। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, इसलिए यहाँ के लोग मधुमक्खियों को पालकर शहद बनाने का काम करते हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी यह काम कर लूँ। तब मैंने गांव में मधुमक्खी पालने के एक सरकारी कोर्स में भाग लिया। कोर्स में भाग लेने वाले मैं अकेली लड़की थी, यानी कि इस कोर्स में भाग लेने वाला जो पहली लड़की थी वो हमारी अनीता थी। कौन थी? अनीता। ट्रेनिंग में उसे पता चला कि अक्टूबर से दिसंबर, आप लोग इस पॉइंट को नोट डाउन करते रहिएगा, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है और यहाँ से बन सकता है, यहाँ से बन सकता है। का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है, यानी कि अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय यही होता है, यानी कि जब मधुमक्खी पालन का समय वो होता है वो हमारा होता है अक्टूबर से दिसंबर। कौन सा मंथ? अक्टूबर से दिसंबर। तो अगर आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो गया हो तो आगे हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो मधुमक्खियाँ पाली जाती वो इलाका हमारा है मुजफ्फरपुर का। मुजफ्फरपुर का ये हमारा ज़िला है। मुजफ्फरपुर ज़िला, गांव बोचाह। क्या नाम है? बोचाह। जो कहाँ पड़ता है? बिहार राज्य में। कहाँ पड़ता है? बिहार राज्य में। यानी जो मधुमक्खी पालन सबसे ज़्यादा होता है वो हमारा कहाँ होता है? बिहार राज्य में। और ज़िला कौन सा है? मुजफ्फरपुर ज़िला। गांव कौन सा है? बोचाह। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, ये हमारे एग्ज़ाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है, यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि जो हमारा मधुमक्खी का छत्ता होता है ऐसे ऐसे कुछ, उसमें एक रानी मक्खी होती है। कौन मक्खी होती है? रानी, जो अंडे देती है, यानी रानी जो मक्खी होती है वो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ भी होती हैं। ये दिन भर काम करती हैं, शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरफ नाच करती है, यानी कि जब मक्खी को रस मिल जाता है तो वो डांस करती है, यानी वो बहुत खुश हो जाती है। उससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ है। वे रस से शहद बनाती हैं। क्या बनाती हैं? शहद। छत्ता बनाने का काम भी इन्हें क्या होता है? ये है हमारे मधुमक्खी का छत्ता। और बच्चों को पालना भी, ये ना हो तो न छत्ता बने और न ही शहद इकट्ठा हो। शहद के बिना छत्ते की सारी मधुमक्खियाँ भूखी रह जाती हैं
और नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते। यानी कि इसमें जो नर मक्खी होती है वो ज़्यादा काम नहीं करती, जितनी मादा मक्खियाँ होती है वो छत्ता बनाना, शहद लाना फूलों से, ये सब काम एक मादा मक्खी करती है। नर मक्खी कुछ नहीं करता। तो आइए हम इस पॉइंट को फिर से दोबारा क्लियर करते हैं। तो हमारी मधुमक्खी सबसे ज़्यादा कहाँ पाली जाती है? तो ये है मुजफ्फरपुर ज़िला। कौन ज़िला? मुजफ्फरपुर। गांव कौन सा है? बोचा। और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, यानी सिटी? राज्य हमारा है बिहार। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मधुमक्खी पालन होता है। मधुमक्खी पालन हमारा अक्टूबर से दिसंबर माह में होता है। कब होता है? अक्टूबर से दिसंबर। आप लोग सब पॉइंट नोट डाउन करते रहिएगा, ये हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सबसे ज़्यादा अपना छत्ता किस पेड़ पे बनाती हैं? तो लीची के पेड़ पे। कौन से पेड़ पे? लीची के पेड़ पे। आगे हम देखते हैं, ये हमारी क्या है? चींटी। चींटी भी हमारी एक मधुमक्खी की तरह होती है। किसकी तरह? मधुमक्खी। मधुमक्खियों की तरह चींटियाँ भी मिलजुल कर रहती हैं। सभी चींटियों का काम बटा होता है, यानी जो चींटी होती है उनका काम अलग अलग बटा होता है, यानी कि मधुमक्खियों की तरह। रानी चींटियाँ अंडे देती हैं, ये पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है और काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढ कर बिल तक लाती हैं। दीमक और ततैये भी इसी तरह समूह में रहते हैं। तो जैसा इसके पहले वीडियो में मैंने बताया था, जब क्वेश्चन करा रही थी तो उसमें एक क्वेश्चन आया था कि किस जानवर को 4 गुना ज़्यादा दिखता है। तो सेम वैसे भी यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि मधुमक्खी की तरह और क्या होते हैं। तो हमारी चींटी, दीमक, ततैया, ये तीनों भी हमारे मधुमक्खी की तरह होते हैं। वैसे सेम होते हैं। जैसे उसका काम होता है ऐसे इन लोगों का भी काम होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर खेल के बारे में बात किया गया है। किसके बारे में? खेल के बारे में। तुम इस खेल को किस नाम से जानते हो? चेड़ू गुड़ू, हूतू हू, हूतू तू, हाडू डू, छू, किट किट, कबड्डी या कुछ और। यहाँ पर जो है बात की गई है कबड्डी खेल की। चैप्टर का नाम है कबड्डी। तो यहाँ पर कबड्डी को क्या क्या कहा जाता है? तो हू तू तू, हा डू डू, छू किट किट, यानी इन सबको भी कबड्डी का ही एक नाम है। आगे हम देखते हैं कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में। ये क्या है? वेट लिफ्टर हैं। ये जो हमारी कर्णम मल्लेश्वरी हैं वो क्या है? वेट लिफ्टर। क्या तुमने अखबार में इनके बारे में पढ़ा है? कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है, यानी कि हमारा क्वेश्चन बन सकता है कि कर्णम मल्लेश्वरी किससे संबंधित हैं। तो ये क्या है? वेट लिफ्टर। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। कहाँ की रहने वाली हैं? आंध्र प्रदेश की। इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं। जब ये 12 साल की थी तभी से वज़न उठाने का अभ्यास करने लगी थी। अब वे एक बार में 130 किलोग्राम वज़न उठा लेती हैं। कर्णम ने भारत के बाहर 29 मेडल जीते। कितने मेडल जीते? 29। उनकी 4 बहनें भी रोज़ वज़न उठाने का अभ्यास करती हैं। तो यहाँ पर जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं आप लोग उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे हमारी कर्णम मल्लेश्वरी जो हैं वो कितना किलोग्राम वज़न उठा लेती हैं? तो 130 ग्राम। और कर्णम मल्लेश्वरी भारत के बाहर कितने मेडल जीते थे? तो 29 मेडल जीते थे। ये कहाँ की रहने वाली हैं? तो ये हैं आंध्र प्रदेश की रहने वाली। कहाँ की रहने वाली? आंध्र प्रदेश की। ये 12 साल की एज में ये वेट लिफ्टर का काम शुरू कर दी थी। यहाँ पर बात की जाए तो 3 बहनों की कहानी। किसकी कहानी? 3 बहनों की। यह फ़ोटो देखो, लगता है ना दादी नानी, पर ये आम दादियों या नानियों से बिल्कुल अलग है। यह फ़ोटो है 3 बहनों की जिनका नाम है ज्वाला, लीला और हीरा। क्या नाम है? ज्वाला, लीला और हीरा। ये मुंबई में रहती हैं। ये तीनों कबड्डी खेलती हैं। ये जो तीनों लोग दिख रही हैं वे कबड्डी खेलती हैं, दूसरों को सिखाती भी हैं। ज्वाला बताती है, हम जब छोटे थे तब लोग लड़कियों को यह खेलने नहीं देते थे। यानी कि पहले के लोग जितने थे वो ये सब काम आदमियों के लिए मानते थे, लेकिन आजकल की तो लड़कियां बहुत आगे निकल रही हैं। तो आप लोग भी ऐसे मेहनत करते रहिए और आगे निकलते रहिए। लोगों को लगता है कि अगर लड़कियां छीना झपटी वाला खेल खेलेंगी तो उनसे कोई शादी नहीं करेगा।
कबड्डी में लड़कों वाले कपड़े पहनने पड़ते हैं, इसलिए भी लोग खेलने से मना करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अगला हमारा कौन सा टॉपिक है। उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच एक ऐसी जगह है जहाँ फूल ही फूल होते हैं। यह फूलों की घाटी कहलाती है। कहीं झोपड़ियों में लगे लाल फूल नज़र आते हैं तो कहीं पत्थरों के बीच सफ़ेद फूल झांकते हुए मिलते हैं। पीले पीले फूलों के लंबे चौड़े कालीन जैसे मैदान भी हैं और कहीं कहीं अचानक घास के बीच छोटे छोटे तारों जैसे नीले फूल दिखाई देते हैं। यह सब सपने जैसा लगता है। हाँ, इस घाटी में भी इतने सारे फूल साल में कुछ हफ्तों के लिए खिलते हैं। तो जो हमारा फूलों की घाटी है, यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये हमारे CTET UP-TET यानी कि जितने भी इन्वायरमेंट के क्वेश्चन आते हैं कहीं से भी किसी भी एग्ज़ाम से, तो ये हमारा जो पॉइंट है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फूलों की घाटी कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। और एक हमारी है शांत घाटी। कौन सी घाटी? शांत घाटी। ये कहाँ पर है? तो ये हमारी केरल में है, केरल में। ये हमारा अगला पॉइंट है मधुबनी पेंटिंग। यहाँ दिखाए गए डिजाइन को मधुबनी कहते हैं। तो हमारा यहाँ पे जितना भी पेंटिंग दिखाई दे रहा है, ये हमारा कौन सा पेंटिंग है? तो ये है मधुबनी पेंटिंग। यह चित्रकला बहुत पुरानी है। पता है इस चित्रकला का नाम मधुबनी क्यों पड़ा? तो आइए हम इसको देखते हैं कि इसका मधुबनी नाम क्यों पड़ा। बिहार में मधुबनी नाम का एक ज़िला है। त्योहारों और खुशियों के मौके पर वहाँ घर की दीवारों पर आंगन में इस तरह से चित्र बनाए जाते हैं। यह चित्र पीसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। यानी यहाँ चावल का घोल में रंग मिलाकर ये बनाया जाता है। ये रंग भी खास तरह के होते हैं। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि को इस्तेमाल में लाया जाता है। चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ और अन्य कई जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। ये हमारे जो पेंटिंग है उसकी खास बात है। मधुबनी जो पेंटिंग है हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। आप लोग इसको एक एक पॉइंट को नोट डाउन करते रहिएगा। आगे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में रहने वाली फिरोजा और नीलिमा को कचनार के फूलों की सब्जियां बहुत पसंद है। ये हमारा कचनार का फूल इम्पोर्टेंट पॉइंट है। केरल की यामिनी और अम्मा से केले के फूलों की सब्जी बनाने की फरमाइश है। यानी कि केरल में जो होता है वो केले के फूलों की सब्जी बनाई जाती है और उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की। महाराष्ट्र की ममता और उमर को सहजन के फूल, यानी कि महाराष्ट्र में क्या पसंद है? सहजन। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है NCERT में, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। किसके लिए? इत्र के लिए। यहाँ पर पास के इलाकों से ट्रकों में भर कर फूल लाए जाते हैं। फिर इनसे इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। कन्नौज में इस काम में हजारों लोग लगे हुए हैं। कन्नौज किसके लिए फेमस है? तो इत्र के लिए। किसके लिए? इत्र के लिए। तो ये वीडियो हमारी यहीं फिनिश होती है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।